से हमने देखी होंगी या फिर इसी तरह की चर्चा करते हुए हमने उन्हें सुना है। लेकिन ये जो आज के नौजवान हैं, सबसे ऊर्जावान हैं, उनमें से एक आदरणीय मेहरा जी कैसे इस ऊर्जा को बनाए रखे हैं और कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और आपके एक शिक्षक से लेकर के एक किसान तक और किसान गुरु बनने तक की ये जो एक भूमिका रही है, उनके पीछे क्या-क्या घटनाएँ रही हैं? क्योंकि संभवतः सदन के आदरणीय सदस्यों को जो कि खासकर मध्य प्रदेश से होंगे या नर्मदापुरम से होंगे, उन्हें तो मालूम होगा, वो भी कुछ-कुछ। लेकिन आपका बचपन कैसा रहा? और कैसे आपने अनेकों संगठनों से सीख करके अपने वट वृक्ष जैसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया है और हम सबको आपोषित कर रहे हैं। आज हम उत्सुकता के साथ ये जानना चाहते हैं और ये उत्सुकता इसलिए भी है कि जबकि योगहार के ये सभी आदरणीय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उसी क्रम में आप श्री योग के साथ-साथ किसानों के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उत्सुकता हमें और भी अ, आपको सुनने के लिए लालायित करती है। तो आदरणीय सबसे पहले तो इस मंच की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत और आदरणीय सदस्यों से भी निवेदन रहेगा कि आदरणीय मुख्य वक्ता जी की बात के बाद आप कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं। और आज के प्रश्न अधिकतर वही होंगे कि आपके बचपन से लेकर के और अभी तक के जो अनछुए पहलू हैं, उनको जानने के लिए हम आपके पास आएँगे बीच-बीच में। तो आदरणीय आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले ये प्रश्न कि आपका जो आज का बचपन है, वो 55 साल के बचपन से किस तरह से मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। ओम सदन को नमन। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही। आदरणीय दिनेश जी ने जो आज वार्ता रखी है और वो वार्ता मेरे बचपन से लेकर के ये आज तक की जो भी चीज़ें हुई है, जो भी मैंने अलग अलग लोगों के साथ काम किया है, उन सब बातों को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो हमारी शुरुआत, मेरी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है कक्षा 7वीं में, इस तरफ से कि मैं कैसे सामाजिक काम में गया हूँ। तो जब मैं कक्षा 7वीं में पवारखेड़ा में पढ़ता था, वहाँ पर एक पीस कोर्स जो एक कार्यक्रम होता था जिसमें युवाओं को विदेश भेजा जाता था और विदेश के युवा यहाँ आते थे। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर अमेरिका से कुछ नीग्रो और कुछ अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो हम लोग बड़े उत्सुकता से उनको देखते थे कि किस तरह से ये लोग जो है काफी ऊंचे काले, एकदम से एक तरफ बहुत काले लोग, दूसरे तरफ जो है गोरे लोग। तो ये हमारी जिज्ञासा बनी रहती थी। इसी बीच क्या हुआ कि वहां पर हमारे इस कोर्स में जो एक चित्रा ओक थी, वो वहां पर अमेरिका में 6 महीना रह करके आई थी। उन्होंने हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहब को ये कहा कि यहाँ पर हम एक क्लब खोलना चाहते हैं और यदि आप आज्ञा दें तो वो क्लब खोल लें। तो वहाँ पर एक क्लब खुला जिसका 4H क्लब। उस 4H क्लब में हम लोग ज्वाइन हो गए। ये 4H क्लब का मतलब होता था हैंड, हेड, हार्ट और हेल्थ। इन पर हमें ध्यान देना था कि हम किस तरह से इसको जो है अपना दें। तो उसमें उसी समय से पर्यावरण पे हमारा चिंतन चल जाता था। वृक्षारोपण करें, साफ सफाई करें अपने गांव में। जैसे हमारे गांव में स्कूल नहीं था, हम तो
दूसरे गांव 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे, पैदल आते थे, छोटा गांव था। तो इस तरह से गांव में कुछ बच्चों को एकत्रित करके झंडा फहराना, ये सब करना, वहां से ही इस तरह के काम की शुरुआत हो गई। और फिर हम जब आगे बढ़े तो फर्स्ट ईयर में जब हम थे कॉलेज में, नर्मदा महाविद्यालय में हमने जो है एडमिशन लिया। यहाँ पर हमने एनसीसी भी ली, परंतु हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए और हमारी जो है सर्विस लग गई। तो हमने पढ़ाई छोड़ करके हम सीधे शिक्षा विभाग में नियुक्त हो गए। और वहाँ पर हम जो है, चूंकि हरदा उस समय हमारे यहीं पर था, नर्मदापुरम में शामिल था, तो बहुत दूर, लगभग हरदा से 33 किलोमीटर दूर अंत में एक छिपानेर गांव है, वहां पर हमारी प्रथम नियुक्ति हुई। वहां पर हम जो है मतलब वो बिल्कुल नर्मदा के किनार पर था। 73 की बाढ़ में स्कूल में पानी आ गया था, तो बहुत जो है, और हम लोग जब आते थे तो जैसे मान लो नर्मदापुरम लौट के आना उस समय को होशंगाबाद, तो हमको और नीचे हंडिया तक जो है नाव से जाना होता था, फिर ऐसे आते थे। रास्ता रोड था नहीं, तो पैदल ही लगभग लगभग 17-18 किलोमीटर हमको पैदल ही सिमरनी से जाना पड़ता था। तो इस तरह से, पर वहाँ डेढ़ साल हमने गुजारे। फिर हम पचमढ़ी आ गए। पचमढ़ी में प्रशिक्षण हुआ। उस समय जो घूमना है, चूंकि पचमढ़ी में ऐसे ही पर्यटक स्थल है, तो हम नागद्वारी, जो कि बहुत कठिन यात्रा होती है, वो हमने नागद्वारी की यात्रा भी की है। तो पचमढ़ी तो बहुत सुंदर रमणीक स्थान है ही। तो हम लोगों का जो ग्रुप बना था, उसमें बिल्कुल रविवार को कहीं न कहीं किसी न किसी पर्यटन स्थल पर हमको जाना था। तो पूरे पचमढ़ी के जितने पर्यटन स्थल है वो सब देखे। अब हम जब शिक्षा फिर से प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे गांव के पास ही हमारे खेड़ला गांव है, वहां पर हमारी नियुक्ति हो गई। उन्होंने 3 स्कूल मांगे, वो नियुक्त हो गए। वहां पर जब हम वहां पहुंचे तो वहां का जो शिक्षा का स्तर था बहुत खराब था। और मेरे साथ स्वर्गीय श्री हरिराम यादव जी हमारे प्रधान पाठक बन करके आए। वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका, और बहुत ही समर्पण व्यक्ति, समय के पाबंद। यानी ऐसा था कि दूसरे लोग ये कहते थे कि यादव जी यदि नहर पे आ गए हैं तो आप समझ लें 9:30 बज चुके हैं। इतना पाबंद उनका समय था। उनके समय से लोग घड़ी मिला लेते थे कि यादव जी आ गए, इतने पंचुअल। अब इस तरह से मेरे उनके साथ में रहा। और उस समय जब हमारे एडीआईएस महोदय आए अक्टूबर में, तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर यहाँ के 5वीं के बच्चों का स्तर कक्षा 3 के बराबर है, ऐसा उन्होंने लिख के गए। और जब रिजल्ट आया तो हमारे विद्यार्थी सारे के सारे, 4 विद्यार्थी थे, चारों फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, और बिना नकल के। ये यहाँ पर हमारा सबसे, हमारे बड़े गुरुजी का ये प्रभाव था कि उन्होंने कक्षा 5वीं को पढ़ाया। और जो है, मैं तो छोटी कक्षा पढ़ाता था, और हमारे स्कूल का रिजल्ट जो है आ गया, जबकि वहां पर पहले से 0-0 आ रहा था। और हम लोग पढ़ाते कहाँ थे, एक एक बड़ के नीचे, स्कूल ही नहीं था, टूटा स्कूल। तो इस तरह से कभी यहाँ पढ़ाना, कभी वहाँ पढ़ाना, कभी किसी के बंगले में पढ़ाना, इस स्थिति में। पर जब फिर क्या हुआ, लोगों का रुझान बिल्कुल नहीं था, परंतु जब जैसे ये हुआ, फिर अगले अगले वर्ष हमारे 9 विद्यार्थी बैठे, जिसमें एक विद्यार्थी ने 91.5% प्राप्त किया, और हमारे प्रधान पाठक को जिले में सम्मानित किया गया। और इससे खेड़ला का नाम जो है बहुत हो गया। और फिर हम लोगों को, आपको तो थोड़ी ईर्ष्या भी होती है, तो हम लोग ये अपने विद्यार्थियों को ये कहते थे कि आपको जो मालूम है वो लिखना, बाकी कोई बताए उसको नहीं लिखना। और संयोग से वहीं पर एक ग्राम सेवा समिति, एक समिति चलती थी, जिसका 1952 में जो है वहाँ पर हमारे यहाँ जो है एक सर्वोदयी नेता थे, आदरणीय बनवारी लाल चौधरी जी। उन्होंने उससे 1952 में उसको रजिस्ट्रेशन कराया था।
तो लगभग ये 77-78 की बात है, 1977-78। उन्होंने एक कार्यक्रम लेके आए, CCF, क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड। ये क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड जब आया, तो वो चूंकि मेरे स्कूल में भी उन्होंने 10 विद्यार्थियों को चयन किया कि इनको हम मदद करेंगे, गरीब विद्यार्थियों को। तो हमारा भी उनसे संपर्क हो गया। वहां पर जब हम वहीं पर जब हम पहुंचे, तो उनके साथ जुड़ गए। उनके साथ जुड़ने के बाद फिर हम लोगों का जो है, उसी समय हमारे क्षेत्र में तबा नहर भी आ गई थी। और तबा नहर जब चली तो नहर पक्की नहीं थी, तो जो पानी आया तो उस समय क्या हुआ कि जमीन के ऊपर पानी आ गया, दलदलीकरण हो गया। तो वहां के 5-6 गांव, ब्यावरा, निटाया, हमारे पलासी के पास में पतलई, आगरा, ऐसे जो नीचे गांव थे, चंदपुरा, इनमें जमीन के ऊपर पानी आ गया। इतना पानी, नल में से पानी अपने आप पानी ऊपर आता था, यह स्थिति बन गई। उस समय फिर ये पड़ी कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। तो एक मिट्टी बचाओ अभियान शुरू हुआ, और हम उसी संस्था ने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया कि लोगों को जागरूक करने का काम करने के लिए कि हम किस तरह से अपनी मिट्टी को बचाएं। उस समय दिल्ली से अनुपम मिश्र, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान वहां पर थे, वो भी हम लोगों के साथ जुड़ गए। तो हमारे नर्मदापुरम में ये जो मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा था, और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चल रहा था, जिसमें गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, बहुगुणा जी, ये लोग वहां लगे हुए थे। तो और उसमें भी आदरणीय अनुपम मिश्र जी उनका साथ दे रहे थे। तो उसी समय पर्यावरण की एक चेतना, पर्यावरण के संबंध में भी हमारे कुछ मन में थी। वृक्षारोपण हम पहले से करते थे, इनके साथ भी मिलकर के हमको और अच्छा लगा। तो पढ़ाई के साथ साथ लगभग 7-8 वर्ष हमने इनके साथ गुजारे। इसी बीच जब इनके संपर्क में आए, बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ, तो फिर हमने अपनी जो छूटी हुई पढ़ाई थी, उस पढ़ाई को आगे बढ़ाया। मैंने एमए किया, एमए किया, फिर डबल एमए किया, सोशल साइंस में एमए किया, हिस्ट्री में एमए किया। इस तरह से हमने एजुकेशन भी बढ़ाया और साथ साथ अपने इस काम को भी करते रहे। यहाँ से फिर जब हम इनके साथ काम करते रहे, तो विद्यार्थियों को कभी सेवाग्राम ले जाना, पवनार हम लेके गए। पवनार में विनोबा जी के आश्रम में हम लोग 8 दिन तक रुके। वहाँ आसपास जो है और भी दूसरी जगह है, वहाँ पर हमने जो है भ्रमण किया, वहाँ के काम को देखा। तो महाराष्ट्र में उस समय पवनार, सेवाग्राम और उसके आसपास जो है बहुत कुष्ठ रोगियों पर भी बहुत काम हो रहा था। ये सब देखते हुए फिर मुझे, चूंकि मैं उनके साथ जुड़ा था, तो मुझे काम दिया गया कि आप जो है इन विद्यार्थियों को, जैसे हम उनको राजस्थान लेकर के गए, दिल्ली लेकर के गए, इस पर उनको, क्योंकि वहां पर बजट जो बचता था, तो उसको भ्रमण में सांची लेके गए। तो इस तरह से हमारा जो है ये, मेरा वहां जुड़ने के बाद मेरा स्वयं का विकास हुआ, मेरा बौद्धिक विकास हुआ, और फिर हम सोशल काम में लग गए। आगे जाकर के जब मैं मेरा फिर वहां से प्रमोशन हुआ, और जब मैं 9th में मतलब हाई स्कूल में गया, तो मैं जिस गांव में गया, वहां, अब मैं उसको क्या कहूँ, वहां पर ये परंपरा थी कि बच्चों को नकल करा के पास करा देते थे। तो हमने उसको रोकने का प्रयास किया, और जब हमने ये बात कही, तो पहले लोगों को और हमारे साथियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो मेरे से नाराज हो गए। यहाँ तक कि 26 गणतंत्र दिवस पे जो कार्यक्रम हो, मैं पहले पहले साल गया था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वहीं मंच पे कह दिया कि हमारे यहाँ की जो परंपरा है नकलवारी, वो अच्छी परंपरा नहीं है, और इसको बंद होना चाहिए। तो वो ही वहीं पर वहाँ के जो सरपंच साहब है वो भी थोड़े नाराज हो गए, और हमारे साथ के जो शिक्षक बंधु है वे भी नाराज हो गए, कहने लगे आप अपने विभाग की जो है आलोचना कर रहे हैं।
तो मैं इनका विभाग की आलोचना नहीं है, ये हम अपने बच्चों के जो नुकसान हो रहा है उसके संबंध में सोच रहे हैं। तो पहले तो बहुत नाराज़ी हुई, पर उसका हमने उस नाराज़ी को भी झेला और फिर हमने क्या किया कि पूर्णतः 8वीं में नकल बंद करवा दी और बिल्कुल निरीक्षण किया। लोग इधर-उधर घूमते रहे, हमसे नाराज़ भी होते रहे, पर हमने कहा नहीं अब नहीं होगी, यानी नहीं होगी। 2-1 शिक्षक मेरे सपोर्ट में भी आ गए और फिर ये हुआ। परंतु उसका आगे जा कर के जो परिणाम हुआ वो बहुत ज़बरदस्त हुआ। विद्यार्थी भी मतलब सचेत हो गए, वो भी पढ़ने लगे, हमको भी अच्छा लगने लगा और फिर जो नाराज़ी थी लोगों की, वो जो कुछ लोगों की थी, वो भी दूर हो गई और फिर मैं वहाँ 19 साल रहा, पर किसी ने भी मेरे से मतलब वहाँ किसी ने मेरी कक्षा को स्कूल को देखने का प्रयास ही नहीं किया और जो मैंने कह दिया वो लगभग मान लिया जाता था। और फिर हमने वहाँ पर जब मैं मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक बना और कन्याशाला में जब मैं गया तो मैंने वहाँ की बच्चियों को बहुत मतलब मैं मेरे मन में था कि इन बच्चियों को कभी मौका नहीं मिलेगा घूमने का, तो वो मतलब उनसे ही पैसे इकट्ठे करके और उनके साथ में जो है वहाँ के एक व्यक्ति को लेना, हमारे यहाँ शिक्षिकाओं को लेना, भोपाल ले जाना। भोपाल में उनको जहाँ जहाँ ऐसी जगह जहाँ कभी नहीं जाए, विधानसभा में ले जाना, बिरला मंदिर दिखाना और वो जो विज्ञान का है उसको बताना, मानव संग्रहालय है, इस तरह से और जो वहाँ पर जो बना हुआ है, उद्यान बना हुआ है, इन सब को एक दिन में बता करके घर वापस लाना, ये सब हम करते थे। और फिर यहाँ तक कि मैंने तो उन बालिकाओं को मढ़ई भी ले गया, जो कि हमारा सतपुड़ा का टाइगर है, वहाँ पर ले गया और उनको वहाँ सब घुमा। तो ये एक हमारी जिज्ञासा रही कि हम किस तरह से फिर जब हम 2007 से योग से जुड़ गए और 2007 से जब हम योग से जुड़े तो फिर हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, पर मैंने जब यही प्रयोग बख्तरा में किया तो मैं हार गया। बख्तरा में मैं ये नहीं कर पाया, तो वो वहाँ पर की अलग स्थिति बनी है। तो परंतु वो भी एक अलग इसी बीच क्या हुआ कि मैंने अपने अ, शाला के साथ-साथ जब साक्षरता कार्यक्रम आया, तो मुझे विकासखंड समन्वयक बना दिया गया। उस समय सारे मेरे शिक्षक साथी बैठे थे, तो भैया मेहरा जी को बना दो, ये करते ही रहते हैं, तो इनको अच्छा है, ये घूमते-फिरते भी रहेंगे। तो मुझे पूरे नर्मदापुरम विकासखंड का काम मिल गया। तो साक्षरता में हम लोगों ने भी बहुत लोगों के साथ घूमना-फिरना, यहाँ जाना और जब मैं साक्षरता में था, तो फिर मुझे ये इसका भी मतलब जो हमारा जल जल का था, जल संरक्षण, उसमें जो है वो काम भी मिल गया, पर वो काम मैंने किया नहीं। मैंने कहा भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता, उसके अलग कारण थे और फिर मैं अपने स्कूल में वापस चला गया, क्योंकि वो काम मेरे को बिल्कुल भी नहीं जम रहा था। पर साक्षरता में हम लोगों ने खूब घूम-घूम कर क कक्षाएँ लगाई, लोगों को प्रशिक्षण दिया, ये सब काम हम करते रहे। और वहाँ पर भी एक खट्टा अनुभव मुझे ये हुआ कि जब मुझे को 60,000 रुपए दिए, अब 94 में 60,000 रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी और कहा कि जाओ इन सबको प्रशिक्षण दिला दो। अब प्रशिक्षण दिला दो और जब हमने समायोजन की बात करी, तो हमारे थोड़ा-सा लगा लोगों को कि ये पैसा, हमने कहा आपने जिन आपके आदेश है और आपने दिया और वो पैसा हमने बाँटा है और उनके जो बिल वाउचर है। तो वो उसमें थोड़े से हमारे एसडीओ साहब से थोड़ी-सी बात हो गई। तो फिर वो लगभग वो मामला 10 साल तक चलता रहा। हम अड़ गए कि आपको करना ही होगा, ये समायोजन आप करो या नहीं करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आपने आदेश दिया और वो आप हमने पा 3 कलेक्टर आकर के बदल गए, वो टीएल में चलता रहा मामला। आखिर में हमने हमारे एसडीओ आए आदरणीय खान साहब, हमने कहा चले आपको तो जेल में होना था, तो मैंने कहा सर भेज दो जेल में होना था, ये 60,000 हमने यदि गबन करे हैं तो आप भेज दीजिए, हम तैयार हैं। तो कहने लगे मेहरा जी हमने पूरी फाइल बताई, हमने कहा जी आपके आदेश हैं और हमें आपके आदेश का कैसे कर सकता हूँ उल्लंघन, और केवल आपके हस्ताक्षर रहे, मेरे कोषाध्यक्ष ने, मैंने और जो हमारे साथी सबने हस्ताक्षर किए बिल वाउचर। कहने मेहरा जी ये ऐसा तो नहीं होगा, आप तो कलेक्टर साहब को सीधे लिख दो। तो हमने सीधे कलेक्टर साहब को लिख दिया। उन्होंने एक कमेटी बनाई
और पूरा समायोजन करा दिया। तो हमने वो लाल फीता शाही भी का भी अनुभव किया है कि किस तरह से लाल फीता शाही जो है अड़ंगे डालती है। परंतु यदि आप है तो थोड़ा परेशान तो होना पड़ेगा, पर परेशान भी आराम से हो जाते। और फिर बाद में पूरा उन्होंने किया, और हमें उसमें जो है कलेक्टर साहब ने कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, और पुरस्कृत ही किया। जो हमारे उस समय के कलेक्टर साहब थे अनिल, वो बहुत मतलब ऐसे कलेक्टर साहब माने जाते थे कि जिनको अधिकारी मिलना ही नहीं चाहते थे, परंतु वो हम लोगों से, साक्षरता वालों से बहुत प्रसन्न थे, रहते थे। तो इस तरह से हम लोगों का ये समाज में काम करने का एक नया अनुभव। 2007 में हम योग से जुड़ गए। योग के बाद फिर हम अपनी कक्षा लगाने लगे। धीरे धीरे हमारी कक्षा जो है नियमित कक्षा लगने लगी। नियमित कक्षा में हम लोगों ने बहुत सा मतलब ऐसे लोगों को अच्छे किए हैं जो असाध्य कहे जाते थे, असाध्य थे, जिनको कि कभी लाभ नहीं था। जैसे मैं MS शर्मा जी की बात करूं, जिनको भयंकर एलर्जी, और जो हमारे SPM में ही नोट कागज कारखाना उसके केमिकल में काम करते थे, तो उनको तो बेचारों को, उनकी जुबानी बात है कि उन्हें एक कमरा दे दिया गया था कि भाई कोई उनसे खाना भी वहीं, कपड़ा भी वहीं, सब काम अपना करो। इस स्थिति में, और उनको चूंकि केमिकल में जाना ही था, तो वो 8-8 10-10 जो उनकी वो हो जाती। परंतु जब वो हमारी कक्षा में जुड़े और फिर जो है वो अच्छे हुए, तो उन्होंने, और अब तो वो बहुत बढ़िया है, अभी भी है। एक एक व्यक्ति के जो है हाथ ही ऐसा हो गया था, वो भी अच्छे हो गए सूक्ष्म व्यायाम से। तो हमने इस तरह से हमारी जो नियमित कक्षा थी, उस कक्षा में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। और हमने ऐसे अद्भुत अद्भुत, किसी के नाखून काले थे वो नाखून अच्छे हुए हैं, और किसी को मतलब कई तरह के लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें की। तो इस तरह से हम लोग जो है करते रहे। और फिर जब 2017-18 में आदरणीय गुरुदेव ने ये कहा कि अब हम, मैं 14 में रिटायर हो गया, और गुरुदेव ने ये कहा कि आपको खेती के काम में मतलब जो है जैविक को बढ़ावा देना है, और जो भी हरिद्वार आना चाहें तो हम स्वेच्छा से हरिद्वार, यहाँ से हम 3-4 लोग हरिद्वार चले गए। वहाँ हमने बातचीत सुनी, वहाँ पर जो है 3 दिन तक वहाँ रुके। इसके बाद जब जेडास जबलपुर में फिर से प्रशिक्षण की बात आई, तो हमने सहमति दे दी और हम जेडास प्रशिक्षण के लिए जबलपुर चले गए। वहाँ पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर हम जब नर्मदापुरम आए, तो लगभग 1 साल बाद फिर से हमने, हमारी पूरी टीम ने 287 लोगों को प्रशिक्षित यहाँ किसानों को किया और उनको प्रशिक्षण दिया। अब इस प्रशिक्षण के बाद फिर क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ एक युक्ति समाज सेवा समिति चलती थी, वो मेरे विद्यार्थी ने उसका गठन किया, और वो भी वहाँ पर जो डोलरिया में जो थे, वो ही विद्यार्थियों ने यहाँ पर किया, और इस समय वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो उनके साथ मिलकर के अभी मैंने लगभग लगभग 400 महिलाओं को उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया। तो इस तरह से ये प्रशिक्षण का काम, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, तो मुझे प्रशिक्षण देने में बहुत आनंद आता है, और वो मेरे विद्यार्थी हैं और उन्होंने अभी ये काम शुरू किया है, तो वो भी अच्छा लगता है, वो भी अपने को सम्मान देते हैं। तो इस तरह से हम लोग, मैं जो है अपने प्रशिक्षण के काम में लगा हूँ। और फिर अब मैं अपने स्वयं की खेती में भी 1 एकड़ में अब अपनी जैविक मतलब कन्वर्जन में हम अपनी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब हम योगाहार से, फिर उससे क्या हुआ कि हम योगाहार से जुड़ गए। अब योगाहार से जुड़े तो फिर तो बहुत सारी विधाओं से परिचित हो रहे हैं। देश के अन्य अन्य विद्वान यहाँ पर आते हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से जब डॉक्टर संतोष चौहान जी का वो हुआ, तो हमने उनको जो है सुना, और सुन कर के लगा कि ये काम हमारे लिए अच्छे, तो हमने आदरणीय दुबे जी से बात की। दुबे जी ने हम लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई, और फिर हम जाके पूना में जाकर के हमने जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त किया ट्राइकोडर्मा के संबंध में, वहाँ पर जानकारी ली। और फिर यहाँ अपने साथियों से बात की, तो 10 लोग यहाँ पर तैयार हुए, और उन 10 लोगों ने अपनी जो है लैब स्थापना कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। तो वो भी 10 सेंटर यहाँ पर लो कास्ट लैब के बन जाएंगे। तो हम लोग स्वयं का ट्राइकोडर्मा उत्पादन करेंगे। और अभी ट्राइकोडर्मा की जो है मांग भी बहुत हो रही है। हमारे कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि भाई ट्राइकोडर्मा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से निकट भविष्य में जो है ट्राइकोडर्मा की बहुत मांग भी आएगी।
और हम लोग उसको अपना स्वयं का बनाकर भी हम अपने खेत में डालेंगे, लोग अपने पड़ोसियों के खेत में भी उसे धीरे-धीरे प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस तरह से और फिर इसके बाद जब हमने ये काम तो शुरू किया ही किया है, फिर हम केवीके, क्योंकि हम हमारा केवीके जो है केवीके से हम जुड़ गए। केवीके ने हमें भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया और हमको सर्टिफ़िकेट भी दे दिया है। तो इस तरह से अब हम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी प्रशिक्षित, तो प्रशिक्षण जहाँ भी मिलना होता था, उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते थे। और प्रशिक्षण प्राप्त करने का मतलब है कि आपके कौशल में, आपके काम में निखार आता ही आता है। तो इस तरह से अब जैसे बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम झिझकते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। परंतु देखिएगा अब अपने योगाहार में ही देखो भाषा का जैसे रंजना जी है, पहले मराठी बोलती थी और वो हिंदी नहीं बोल पाती थी। परंतु अभ्यास करते-करते आज वो जो है हिंदी बहुत अच्छा बोलने लगी। तो हम निश्चित रूप से योगाहार में जो भी लोग जुड़े हैं, उनमें कुछ न बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है और हम इस योगाहार के कारण तो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए हैं। कहाँ मतलब और कुछ नए-नए प्रयोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नई चीज़ सुनते हैं उस पे अभी वर्मी कंपोस्ट के संबंध में अभी अभी हम तत्काल गए थे, तो अभी मैं लेके आया हूँ और हमारे अपने इसमें ही पहले बने थे गायकवाड़ जी, बैतूल के पास है। मैं उनके स्वयं के खेत पर अभी गया था, वहाँ से मैंने गुड़ भी लेके आया हूँ और वहाँ से अपने केंचुआ को भी लेकर के आया हूँ। उन वहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत सुंदर, वो कहते हैं मैं इस अपने गोबर से ही 7-8 लाख रुपए कमाता हूँ वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से। और गायकवाड़ जी का ये बहुत अच्छा उनका फार्म भी है, बैतूल से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है। और इस तरह से हम देखते हैं, फिर हमारे साथी जो है इस समय देखिए आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी 100-100 एकड़ में काम कर रहे हैं। यहीं इसी से प्रशिक्षण लेकर के योगाहार के माध्यम से और 100-100 एकड़ खेत को डेवलप कर रहे हैं, बहुत सुंदर बना रहे हैं, वृक्षारोपण का उनका अपना सपना है। हमारे आदरणीय जो है हम कब कब हल्दी लगाते, आदरणीय हमारे शरद भैया जी जो है वो हल्दी का काम कर रहे हैं और इसी बीच में जो भी नए लोग आए, हम एक अशोक व्यास जी को लेकर भी यहाँ पर आए। अशोक व्यास जी ने जो है वो भी यहाँ पर लगभग किसानों के बीच घूमे और उन्होंने यहाँ पर सब्जी भाजी के माध्यम से जो है उनका एक सपना था कि नर्मदापुरम की सब्जी मैं बम्बई में ले जाकर के कैसे बेचूं और उस पर उन्होंने काम उनको करना था। परंतु उनका स्वास्थ्य ने मतलब थोड़ा 74 साल के थे, शुगर के पेशेंट भी थे, तो वो पूरा नहीं कर सके। पर उन्होंने एक नई चीज़ हमको बता के गए और उस पर भी हमारे साथी आदरणीय राकेश गौर जी के पुत्र अर्पण गौर जी उस पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उनका जो स्वप्न था कि हम यहाँ से सब्जी जो है बम्बई भेजेंगे, तो शायद यदि अर्पण कौर ने और हमारे यहाँ के और किसानों ने साथ दिया तो वो काम भी शायद आज नहीं तो भविष्य में पूर्ण होगा। ऐसे क्योंकि उन्होंने जो हमें रास्ता बता के गए हैं, उस रास्ते पर हमारे यहाँ आदरणीय अर्पण गौर और राकेश गौर जी उस पर काम कर रहे हैं। इसी बीच हमारे यहाँ पर 1900 मतलब अभी 2019 में 19-20 में इटारसी में हमने जैविक बाजार, वही ग्राम सेवा समिति की पहल पर, उस ग्राम सेवा समिति में यही जो है आदरणीय हमारे जो रूप सिंह जी जो है, वो उन्हीं ग्राम सेवा समिति के ही सदस्य रहे हैं, हमारे विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने ग्राम सेवा समिति के सहयोग से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और जैविक खेती कर रहे हैं। तो 14 गाँव में जो काम होता था, जो सीसीएफ के वो विद्यार्थी सब हमारे परिचित है और न केवल वो बल्कि पूरे विकास खंड में, नर्मदापुरम के विकास खंड में हमारा चूँकि मैं समन्वयक था, हमारा आना-जाना होता था और निःशुल्क रूप से हमने जो अपने अक्षरदूत चुने थे, जो पढ़ाते थे उनको हम अक्षरदूत कहते थे और अक्षर मित्र, तो उन लोगों से हमारा मिलना-जुलना होता रहता था। इस तरह से ये मेरी यात्रा जो है अभी भी जारी है। निश्चित रूप से कोई नई चीज़ मिलती है
तो हम उसको सीखने का प्रयास अभी भी करते हैं और लोगों को उस बात को फिर लोगों को सिखाने का भी प्रयास करते हैं। जितना संभव होता है उतना हम कर पाते हैं। जी ओम, यही मेरी जीवन यात्रा है और मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ। आप आपका कोई प्रश्न हो तो मैं अपने प्रश्न का जवाब दे सकूँ। जी ओम। जी। संभवतः अन्य सदस्य आपसे प्रश्न भी करेंगे और एक बात मुझे शुरुआत में लगी कि आप जो भी शब्द शुरू करते हैं, उससे पहले ओम और जब संपन्न करते हैं, उसके बाद भी ओम। तो ये एक बात ये और मुझे कई बार ये सुनने को मिला आपका एक फ़ोकस वर्क रहता है, ख़ासकर जैसे आप किसी भी सदस्य से या मुख्य वक्ता से करेंगे, तो अपने प्रदेश के से और मुख्यतः अपने ज़िले की स्थिति को दिखाने के लिए आप कहते हैं हमारा नर्मदापुरम। तो मेरे मन में एक चैप्टर बन गया है, एक लेसन बन गया है कि हमारा नर्मदापुरम एक पूरी किताब जब आप बोलते हैं तो एक किताब खुल जाती है नर्मदापुरम की। और जब ये नर्मदापुरम की अलग-अलग आपने पृष्ठ के बारे में, आपने पेजों के बारे में बताया, तो उसमें एक प्रश्न है और वो है कि आपका नाता भूदान आंदोलन से भी रहा है। तो वो किस तरह से आप प्रेरित हुए हैं उस आंदोलन से? जी। जी ओम, जो हमारे 4 जो ग्राम सेवा समिति जो थी और वहाँ पर जो सर्वोदय के लोग थे, 4 लोग थे। आदरणीय मंजुल जी जो दहेड़ी के थे, हमारे बनवारी लाल चौधरी जी अपने नेटाया के थे और एक बैतूल से आते थे। ये 3 लोगों ने ये इसकी स्थापना की थी ग्राम सेवा समिति की। तो इन लोगों की जो वार्षिक मीटिंग होती थी, वहाँ पर जब लोग आते थे, तो उनका जीवन हमने देखा। 2 जोड़ी कपड़े और बढ़िया उन्होंने उनको धोया और तह करके सुखाया, तह करके रख दिया, सुबह फिर पहन लिए। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी जो बात थी वो हमको बहुत अच्छी लगी और हम उस समय दहेड़ी में भी ज़मीन दी गई थी भूदान आंदोलन में। नेटाय में भी जो स्कूल बना है, हरिजन सेवक संघ का स्कूल है। तो जो हमारे बनवारी लाल जी पहले वर्धा में थे, उन्होंने यहाँ पर आके कहा कोई यदि मुझे ज़मीन देगा तो मैं यहाँ पर आकर के रहूँगा। तो उनको भी 2 एकड़ ज़मीन जो है ऐसे ही दान में मिली थी। तो इस तरह से लोगों ने अब हम तो बाद में जुड़े, परंतु हमने यात्रा के रूप में वहाँ पर पवनार भी गए हैं, पवनार में भी काम देखा और सेवाग्राम में भी बच्चों को लेके गए प्रशिक्षण में, वो हमने देखा है। और पवनार के आस-पास मेरे को वो नाम नहीं आ रहा है याद में, शायद दुबे जी होंगे तो वो बताएँगे, जहाँ पर मनोहर जी या ऐसा कुछ था जिन्होंने कुष्ठ रोग पे बहुत काम किया है। तो उनका कुष्ठ रोग का वो हम देखने गए, तो कुष्ठ रोगी महाराष्ट्र में उस समय कुष्ठ रोग का बहुत वो था, तो वहाँ दत्तपुर पर दत्तपुर बोलते जी, उसको। जी, हाँ, दत्तपुर जी, 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 दत्तपुर में उनका काम था, तो वो हम वहाँ पर देखे, तो हमने उन मरीजों को भी देखा है और किस तरह से फिर वो भी अपने मतलब उनको भी प्रशिक्षण देके आत्मनिर्भर बनाया है, ये काम हमने वहाँ पर देखा और इसी तरह से उन लोगों के साथ जुड़ कर के उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके माध्यम से फिर उन्होंने क्या है जैसे ये जो मिट्टी बचाओ और चिपको आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ से चिपको से भी लोग हमारे यहाँ आते थे नर्मदापुरम में और मैं स्वयं भी उत्तराखंड गया था उस समय 88 में। तो ये एक मौका मिलता था हम लोगों के यहाँ से वहाँ जाने का, वहाँ से इधर आने का और ये सब व्यवस्था वो ग्राम सेवा समिति करती थी। तो हम लोगों को अपना कुछ व्यय नहीं करना था, उनके साथ जाना था और इस तरह से हमको एक आर्थिक मदद भी मिल जाती थी। जी ओ। हाँ जी, निश्चित ही एक विद्यार्थी या सहभागी कहिए आंदोलन, चिपको आंदोलन और उसके बाद कई सारे आंदोलन शिक्षा जगत में होने वाली जो साक्षरता अभियान है, उनसे होते हुए अब जब आप आगे बढ़े, आज जब किसानों के साथ वार्तालाप करते हैं, किसानों को प्रशिक्षित करते हैं और तब का भूदान और आज का ट्राइकोडर्मा का निर्माण और ये जो ज्ञान का शेयरिंग है, ज्ञान की जो बातें हैं, खासकर कृषि ज्ञान,
तो इस के मध्य अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जैसे ऐसे बिंदु हैं, जो अभी अगर हम समझेंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे तो वो उभर के सामने आएँगे। कुल मिलाकर एक किताब जिसकी विवरणिका, एक सूची, एक इंडेक्स में देखें तो कुछ-कुछ बिंदुओं को अभी हम छू पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग जो पहलू हैं, रुचिपूर्ण पहलू हैं जिस पे हम आने वाले समय में आपसे वार्तालाप कर सकते हैं और ये वार्तालाप और भी खुशनुमा होगी जब आदरणीय सदस्य आपसे प्रश्न भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुँचता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि जबकि हमारे योगहारी सदस्य जो कि एक वटवृक्ष के रूप धारण कर चुके हैं, 55 से लेकर 55 और 55 नहीं 75 से आगे की जो बातें हो रही हैं और उनको हम समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह से होता है और वो एक योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को किस तरह से संबोधित करते हैं, हम उनसे किस तरह से सीखते हैं। तो आज की इस वार्ता में आदरणीय पवन कुमार सर आप सादर आमंत्रित हैं। जी, ओम नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता की बातें, उनके जो संस्मरण हैं और जैसा बताया कि अभी तो कुछ ही एक अंश उसमें से निकल के आए हैं और मुझे लगता है कि हमारी जो स्मृति है, उसमें वो चीज़ें निकल के आती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित जिसने किया या जिसकी हमारी याद हमारे इसमें हो गई। लेकिन उसको हम और ज़्यादा सोचते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, तो उसके अलावा भी और ऐसे संस्करण निकल के आते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे और ज़िंदगी में मतलब हम इसको देखें तो बहुत सारे ऐसे अनुभव को हम बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं, कुछ को और तल्लीनता से कहें या किसी और तरीके से भूलना भी चाहते हैं। तो इस सारी यात्रा का वृत्तांत सुन कर के एक बहुत ही सुंदर आज की वार्ता, आज की जो चर्चा हो गई है, चर्चा और आपका उद्बोधन हुआ है। तो इसमें मेरा तो मुझे बहुत नहीं कहना है क्योंकि ये अगर इसको आप लिखेंगे तो इसका एक किताब इसके ऊपर ही बन सकती है कि हमारे संस्मरण कैसे रहे, शिक्षक की यात्रा कैसे रही और इस यात्रा में क्या-क्या पड़ाव रहे, इस यात्रा से हमने क्या सीखा, इस यात्रा से सबसे अच्छी चीज़ हमारी यादगार चीज़ें हमारी क्या रहीं। तो ऐसे हर एक व्यक्ति की एक किताब है, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक किताब है, एक चलता-फिरता उसमें लाइब्रेरी है और उसके जो अनुभव हैं, उसी को जब हम एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं, अपने ज़िंदगी के कुछ अनुभव या किसी क्षेत्र विशेष के अनुभव, जैसे हम कृषि क्षेत्र पर और जैविक के ऊपर अपने अनुभव बाँटते हैं, तो इसका एक बहुत लाभ हमें मिलता है। तो मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है आज मेहराज जी से, लेकिन उत्सुकता बनी रहेगी कि ऐसे संस्मरण हम समय-समय पर सुनते रहें, ऐसी अच्छी यादें जो हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें आगे का अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए हमें कुछ दे सकें क्योंकि पहले के मुकाबले और आज के उसमें देखें परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत सारी स्थितियाँ बदल गई हैं, बहुत सारे चीज़ें में परिवर्तन हुआ है और हमारे देखते-देखते पहले संचार की हमारी सुविधाएँ नगण्य थीं, केवल एक अखबार या रेडियो पर ही सीमित थे। लेकिन अब तो इतनी सारी व्यवस्थाएँ बन गई, उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी कुछ कमियाँ भी और इसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम अच्छाइयों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लें और बुराइयों से बचें, यही हमारा ध्येय रहना चाहिए। और इस आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें कभी समय मिलेगा, तो अब हमारा आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए क्योंकि तकनीक जो है अपने साथ कुछ अच्छाई भी लाती है, बुराई भी लाती है। तो तकनीक में परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है और ये तकनीक का परिवर्तन के चक्कर में मुझे लगता है कि शायद हम तकनीक पर ज़्यादा उलझ के रह गए हैं और प्रकृति के ऊपर और जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उस पर हम ज़रा-सी पिछड़ गए। और मतलब ये मैं व्यक्ति सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर के साथ ऐसा हुआ है। तकनीक के पीछे हम ज़्यादा लगे, उसकी चौका-चौध में और उसके जो उपहार हैं, उसमें हम ज़्यादा उसने हमें प्रभावित कर लिया।
तो इस पर हमें क्या हो सकता है, हम कैसे करें? क्योंकि चाह कर के भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा, नहीं आवश्यक है कि पूर्ण रूप से छुटकारा भी मिले। लेकिन इसको हम कैसे इसकी जो वो है नेगेटिव जो चीज़ें हैं, नकारात्मक जो चीज़ें हैं, उस पर हम कैसे लगाम लगा सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा, उसमें ये मैंने देखा था थी कि हम उस परिवार में या उस गाँव में, शायद उस गाँव की बात है, उस गाँव में हर दिन शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टीवी है, ये फलाना मोबाइल सब बंद रहता है। वो क्यों? क्योंकि बच्चे जो है उसके प्रति आकर्षित रहते हैं, ना अपना होमवर्क कर पाते हैं, ना अपनी बाकी चीज़ें कर पाते हैं। मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में कह रहा हूँ कि उस गाँव की ये स्थिति देखिए, तो सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम अपने मोबाइल, टेलीफ़ोन, ये मोबाइल और बाकी सब चीज़ें बंद रखेंगे, उस समय नहीं करेंगे, उसमें हम बच्चे भी अपना काम करेंगे, घर की गृहिणी भी जो है अपने भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ा ही सकारात्मक चीज़ इस चीज़ में को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कितने लोग इसको कर पाएँगे? कितने लोग इसके लिए सक्षम होंगे? जैसे आज महाराज जी ने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी उस लड़ाई की कि नकल नहीं होनी चाहिए, तो बहुत लोगों ने विरोध किया। उन्हें लगा कि यही यथार्थ है, यही स्थिति है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हम मुझे लगता है कि हमें कुछ अपने कोने निकालने चाहिए। हमें अपना ऐसे काम करने के लिए कुछ न कुछ एक रास्ते निकालने चाहिए जिससे कि हम वर्तमान स्थिति में भी जो चीज़ें हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं, तो उसका एक अच्छा प्रभाव उसका उसको हम कम से कम दूर करने का प्रयास कर सकें। तो आज की बहुत ही सुंदर वार्ता के लिए और हमें फिर से प्रेरणा देने के लिए आपका अभिनंदन। साथ ही हीरालाल जी का भी अभिनंदन क्योंकि आज उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत जो कराया मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाया। मैं बाद में ही अटेंड किया और मेरे इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उसको भी आपका अभिनंदन और परसों हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21, 22, 23 चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस योगाहार कार्यक्रम के अंतर्गत मनाया जाएगा। सब लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। जी, जी आदरणीय धन्यवाद और आपने जो इशारा किया है, वो इशारा है कि एक शिक्षक ही अ, सही ढंग से और सही दिशा में जो विसंगतियाँ हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ सकता है, उन्हें सुधारने के लिए और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जैसे गुरुजी इस कार्य को संभवतः अपने अनुभव के आधार पर आज की विसंगतियों को जो खासकर तकनीकी विसंगतियाँ हैं, मोबाइल है, टीवी है या फिर इस तरह से लैपटॉप है, इनका जो दुरुपयोग हो रहा है, ये ज़्यादा प्रयोग आवश्यकता से अधिक प्रयोग हो रहा है। इस तरह की जो जटिलताएँ हैं, वो ऐसे अनुभवी व्यक्तित्वों जो अपने अनुभव के आधार पर इनमें समाधान दे सकते हैं और निश्चित ही आने वाले समय में सभी के विचार आएँगे इस विषय पर और हम आगे बढ़ेंगे और आदरणीय सदस्य जो अभी-अभी जुड़े हैं उनसे एक सूचना के रूप में साझा कर रहा हूँ कि आज हमारे गुरुजी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जो कि शिक्षक भी रहे हैं और किसान भी हैं। आज अपनी जीवन की कुछ पहलुओं के बारे में बता रहे थे, जिन्हें सुनकर समझकर हमें प्रेरणा निश्चित ही मिलती है और मैं इसी क्रम में आदरणीय कल्पना कोठले बहन जी के पास पहुँचता हूँ। जी दीदी। ओम सदन को नमन। दादू जी से मैं उनका जीवन जब देख रही थी और उनके प्रत्यक्ष रूप से मिल भी रही थी, तो दादू को मैं जानना चाह रही कि उनकी दिनचर्या क्या होती है, कितने बजे उठते, क्या खाते हैं, सुबह से मतलब रूटीन क्या होती है, क्योंकि इस उम्र में भी वो एक युवा व्यक्तियों के जैसे उनका मतलब क्रियाकलाप मतलब कार्य होता है करने का। और उनसे दादू से एक मैं मतलब जानना चाह रही थी कि जिस किसानों को जब ट्रेनिंग देते हैं, महिलाओं की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहला मतलब मैं भी जैसे ज़मीनी लेवल पे जाती हूँ और प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ, तो
कि यही रसायन और एक ऑर्गेनिक ऐसे 2 के बीच में जो द्वंद्व होता है कि फसल ही नहीं होती तो कैसे प्रेरित करते, बस प्रेरणा कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो जानना चाह रही थी। जी, दादू। जी ओम, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए क्या है, हमें जब हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं महिलाओं के बीच में जाता हूँ, तो उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ कि आप बताइए, आज से 30-35 साल पहले आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें होती थी? तो प्रत्येक महिला के पास अपने चांदी के जेवर होते थे, सोने के जेवर होते थे और घरों में जो है पीतल और तांबे के बर्तन होते थे। सबसे पहले सोना गायब हुआ, फिर चांदी गायब हुई, जहाँ एक-एक महिला के पास डेढ़-डेढ़, 2-2 किलो चांदी उनके शरीर पर होती थी। आज वो बिल्कुल ग्राम में आ गई है। तो और धीरे-धीरे करके हम जिस संपन्नता की हमारे पास गाड़ी आ गई है, सब कुछ आ गई, पर इनके अंत में वैल्यू कुछ नहीं। हम ज़मीन की बात करते हैं, तो कहाँ बक्खर से खेती होती थी, आज हम 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर पे आ गए हैं। फिर आप आगे बताइए, और 10 साल बाद आपको 75 का, 85 का, 100 हार्स पावर के ट्रैक्टर चलाने होंगे। जब आपकी खेती ही नहीं बचेगी, तो आप जिनके लिए कर रहे हैं, आप कहते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ आप संतान के लिए कर रहे हैं? आपकी संतान की स्थिति क्या होने वाली है? इस पे जब आप चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उनको लगेगा, और वो आपके हाँ में हाँ मिलाएँगे कि हाँ, निश्चित रूप से नुकसान होगा। आज हम देखते हैं, किसी भी गाँव में आप देखेंगे, तो जैसे नर्मदापुरम की बात करें, तो हम लोग अब ऐसा सोच रहे हैं कि नर्मदापुरम के हर गाँव में एक आध कैंसर का मरीज मिल रहा, कहीं न कहीं हो रहा। अभी कल ही पेपर में था कि कैंसर के मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा? इसका कारण क्या है? इसके पहले तो नहीं था। तो वही बात निकल के आती है, हमारे रासायनिक पदार्थ और हमारा जो है कीटनाशक, यही उसके मूल में आ रहे हैं। तो ये वो कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं होंगे, मेरे को नहीं होंगे, किसी को नहीं होंगे। ये तो सब होना ही है। और जैसा कि आपने कहा कि खाना खाना तो वही साधारण खाना है, कोई अपना खाना इतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, निश्चित रूप से एक चीज़ जो है, वो जीवन में बचपन से ही है कि गुड़ खा रहे हैं। गुड़ जो है वो ही हमारा जो है स्वास्थ्य का जो है कि भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 2007 से हम योग कर रहे हैं, योग करना है, गुड़ खा रहे हैं और मज़े से जो है जी रहे हैं, और खुश, मतलब आनंद से, किसी तरह की कोई चिंता फ़िक्र करते नहीं, और आनंद से अपना जीवन गुज़ार रहे हैं। और 2007 से अभी तक ईश्वर की कृपा से, योग के प्रभाव से, ना तो हमने कोई मेडिकल की गोली खाई है। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो जाता, बुखार, उसके लिए ज़रूर ले लेते, पर किसी तरह की और कोई हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह कोई ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ है। तो हम इन सब से बचे हुए हैं, और निश्चित रूप से प्रयास ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके थोड़ा-सा बच के खाना खाएँ, अपने शहर के होटल के खाने से बचें। बस इतना ही हम करते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं। जी हो। दादू। जी। जी, जी। कुछ अन्य हैंड रेज़ हैं, उनको ले लें, फिर समय बचेगा तो फिर दीदी के पास पहुँचेंगे। और आज का जो आपने एक संदेश दिया है योगहार की तरफ से, तो योग करो और गुड़ खाओ। और ये जो क्रम आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी जो कल्पना दीदी जी ने बात रखी है और आपको संबोधित किया है दादू। और जब मैं सुनता हूँ आपको कई सदस्य दादू कहते हैं, तो उनमें से आदरणीय शरद वर्मा जी का रिकॉर्ड है, वो सबसे अधिक बार आपको दादू कहते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के पास पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज हमारी दादू जी से आप वार्तालाप करिए। हाँ, दादू को पहले तो कोटि-कोटि प्रणाम। और मैं नर्मदापुरम में काफ़ी जब भी कोई अपना योगाहार का कार्यक्रम हो, मीटिंग हो, तो वो काफ़ी हम लोग साथ में रहते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है।
वो हंसमुख हैं, इस चीज के बहुत धनी हैं और वो जल्दी से घुल मिल जाते हैं। इतनी उम्र में भी वो हमारे साथ एक दोस्ताना व्यवहार, उनका घुलना मिलना बहुत आसान हो जाता है। लगता नहीं है कि वो इतनी उम्र के हैं और बहुत मजाक करना उनका हर चीजों में, किसी चीजों और ट्रेनिंग में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर कहीं ट्रेनिंग है तो वो बिल्कुल ले जाएंगे, समय से उठाना, सभी को ट्रेनिंग कराना, ये उनकी बड़ी विशेषता है। और किसी भी पवन सर कहते हैं जैसे लक्ष्य की तरफ भागना, तो वो भागते हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग आई है तो भैया करो इसको, बिल्कुल पूना हो या कहीं भी हो, जबलपुर कहीं भी जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, तो उन्हें वो अवश्य अपने जितने भी जैविक योगाहार के सदस्य हैं उनको वो ले जाते हैं और पूरी ट्रेनिंग का पूरा ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो एक टीचर की भूमिका होती है वो उसको निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं चाहूंगा कि हमेशा हमारे दादू ऐसे ही बने रहें और पूरी ऊर्जा देते रहें। नर्मदापुरम में हर अधिकारी उन्हें जानता है, व्यक्तिगत जानता है, योगा हर कार्यक्रम की विशेषताओं की तरह जानता है उनको, और उन्हें बुलाया जाता है सहसम्मान हर जगह। अभी उन्होंने यहाँ पे दूरदर्शन में भी उनके कार्यक्रम हुए हैं, अभी प्रसारित होंगे और बहुत अच्छे कार्यक्रम, इतने जबरदस्त उन्होंने इंटरव्यू दिया, योगाहार की बातों को रखा है। अभी इस समय पेपरों में बहुत आ रहा है कि हर 10 में से एक को कैंसर होगा नर्मदापुरम में। कभी गणना की गई तो 700 लोगों को यहाँ पे कैंसर निकला है और ये कैंसर की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो इतने सालों से योगाहार कार्यक्रम जिन चीजों को दूर रखना चाहता है और जो जिनकी समस्याएं सामने आने वाली हैं वो पहले बताया है और वो आ गई हैं। अब ऐसी समस्याएं जटिल जो है ये किसी भी उम्र के लोगों को लगते जा रही है। आज के पेपर में ही है कि हर 9 में से एक आदमी को कैंसर होगा होशंगाबाद में अगर इसी तरह रसायन का उपयोग किया तो। और 700 लोगों की गणना की गई है यहाँ पे कि 700 लोगों को कैंसर है नर्मदापुरम में। और ये जो है कैंसर की जो ट्रेन है वो बढ़ रही है। इसे ऐसा लगता है कि एकमात्र योगाहार कार्यक्रम ही है जो इन चीजों को रोकने के लिए कार्य कर रहा है, बाकी कोई कर नहीं। नए नए अस्पतालों के भूमि पूजन तेजी से हो रहे हैं। हर अस्पताल में कैंसर वार्ड बन रहा है। हर अस्पताल के हर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मंजिलों में कैंसर के ज्यादा बेड वाले हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं। ये हो रहा है बहुत तेजी से। ये लगता है कि कहाँ जा रहा है। आज पूरे इतने जितने नए अस्पताल बन रहे हैं उनमें सारे में कैंसर का बन रहा है। तो ये यहाँ की घटना है और दादू इन चीजों को हम लोग बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं जैविक की तरफ। अभी हम और दादू पूरी टीम लगी हुई है, ट्राइकोडर्मा ये सब 8 लोग जो हैं हमारे योगाहार के सदस्य लोग, सभी लोग लगे हुए हैं। अभी सभी लोग ट्राइकोडर्मा बनाने को लगे हुए हैं और माननीय यहाँ कलेक्टर महोदया ने भी बोला कि आप लोग ट्राइकोडर्मा इस जिले की बहुत आवश्यकता है, इन चीजों को बनावें। शासन को भी हम लोग बता रहे हैं कि भाई आप लोग इस ओर कार्य करें और इसमें इतनी विकट समस्या आगे जो कैंसर की नर्मदापुरम में प्रवेश कर गई है, इसको कहीं रोकने का अगर कार्य होगा तो मुझे लगता है कि योगाहार कार्यक्रम ही इसको रोक पाएगा। यहाँ का प्रत्येक सदस्य, मैं ये मानता हूँ कि इसमें सदस्य अगर नर्मदापुरम के 15 जुड़े हैं, लेकिन वो एक एक सदस्य जो है वो 10,000 आदमियों की क्षमता रखता है और इससे कम नहीं है। हमारे दादू जो हैं वो लगभग 25,000 किसानों को से उनका संपर्क है और योगाहार के की बातों को वो इतने लोगों तक पहुंचा देते हैं। बड़े बड़े महिलाओं के जो समूह होते हैं उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है कैसे वर्मी को बनाना है, केचुआ पालन, और कैसे इनको ऊर्जा बढ़ती, इनको जैविक खेती की तरफ ले जाना है तो इनको लेके गए हैं, कई जगह ट्रेनिंग्स कराई हैं। मेरे ख्याल उन्होंने अपने इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से और कृषि विभाग के सहयोग से उन्होंने करीब 10,000 महिलाओं का अभी तक प्रशिक्षण कराया होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उन्हें जिला पंचायत, फिशरीज डिपार्टमेंट, शहरी कल्चर
डीडीए, आत्मा डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, सारे ऑफिसों में उन्हें जानते हैं। और टीचर होने के नाते उन्हें शिक्षा जगत में भी उनका नाम है। उन्हें सभी लोग उन्हें हमारे यहाँ सम्मानीय दादू नाम से संपर्क बोलते हैं कि भैया दादू जी। और वो हमारे बहुत प्रिय है, हमें बहुत, अगर दिन भर में एक बार बात नहीं हो तो कुछ एक अजीब सा लगता है कि आज हमने दादू से बात नहीं करी है। तो सुबह से शाम तक उनसे बिल्कुल कॉलिंग होती है, अरे दादू क्या चल रहा है, आज आपने कुछ बताया नहीं। तो दादू, या हमारा फोन नहीं गया तो फिर दादू का आ जाएगा, अरे क्या बात है भाई, आज क्या कोई काम नहीं कर रहे क्या। तो ये बहुत उनकी विशेषता है। मैं बताने लगूंगा तो समय थोड़ा है। जी ओम प्रणाम। हाँ जी, जी। ओम सर, और इस क्योंकि जो आपकी अ, आपका जो ग्रुप है, उसमें जो मिठास है, यही मिठास हम सबको बांधे हुई है। और नर्मदापुरम में जो चित्र आपने दिया है, वो वास्तव में ही बहुत कठिन है। जिस तरह से ये कैंसर, लेकिन नर्मदापुरम ही नहीं, ये देश की स्थिति है। जहाँ देखो वहाँ ये घटनाएँ, ये समाचार सामने आ रहे हैं। और उसमें एकमात्र एकमात्र आज का सूत्र अगर कहें तो योग करो और गुड़ खाओ। गुड़ खाओ का मतलब अगर हम रखें तो विश्व मुक्त भोजन खाना ज़रूरी है, वरना ये स्थिति सभी जगह संक्रमण की तरफ फैल रही है। और इसी क्रम में मैं आज के योग शिक्षक आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी से निवेदन करता हूँ कि वो हाँ, हाँ, ओम आएँ और सर, हैंड रेज है। अ, जी, जी, जी। अ, आदरणीय कुशवाहा जी बात रख लेंगे, तत्पश्चात जो हैंड रेज़ हैं उनको हम ले लेते हैं। जी। निवेदन था, विनायक जी को सुन लेते, उनका हैंड रेस था काफी देर से। आदरणीय आदरणीय विनायक जंगम जी, आपका स्वागत है। जी। जी जी। ओम सदान को नमन। ये हमारे रमेश चंद्र मेहरा भाई जी की पहचान है। रमेश चंद्र मेहरा जी इंटू ब्रैकेट दादू ब्रैकेट कंप्लीट, ये हमारे योगाहार परिवार के दादू है। आपके बचपन से लेकर 55 नहीं 75 तक की आयु यात्रा में आपने जो समाज कार्य किया है वो अतुलनीय है। आप गुरुजी भी है और हमारे दादू भी है। देखिए सब लोग, जन्म और मृत्यु के बीच में को जो अंतर होता है उसे आयुष्य कहते हैं। आदमी ने इस आयुष्य में समाज के, वो कुटुंब के लिए, परिवार के लिए तो करता ही है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के प्रति क्या काम किया है, इसमें ही उसकी महानता निर्भर रहती है। देखो, आदमी जन्म और मृत्यु ये अटल है सबको। जन्म हुआ तो बहुत आनंद मनाते हैं, मृत्यु के समय उसकी पत्नी वो आंगन के दरवाजे तक जाती है, समाज स्मशान तक जाता है। लेकिन जो आदमी वैकुंठवास हो गया है, जो मृत हो गया है, वो अकेला जाता है। उसके साथ क्या जाता है, उसने जो कुछ कर्म किया है अच्छा, वही उसके साथ जाता है। और ये सब काम है अपने दादू जी अपने बचपन से शिक्षा लेके उन्होंने जो कुछ नौकरी की है, गुरुजी थे वो, और अब अच्छे किसान हैं। और समाज के प्रति अब अपने सब लोगों से सुना है कि बहुत काम किया है उन्होंने। और गुड़ खा के, सेहत के लिए गुड़ है, वो गुड़ खाते हैं, उनके सेहत के लिए एक अच्छा गुड़ है। और ऐसे हमारे दादू को बहुत अच्छी, बहुत तबीयत उनकी अच्छी रहे, उनको लंबी आयु मिले, ऐसे मैं भगवान पार्वती परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ। और दादू जी के प्रति मेरा ये जो कुछ कहना है वो अब मैं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। खूब छान, खूब छान। बहुत खूब छान सभी है, बहुत। खूब छान, बहुत सुंदर आदरणीय। और वास्तव में आपने कहा है कि
जो सदन को नमन, संभवतः जो आप सबसे जो बारंबारता है इस शब्द की, आपके माध्यम से ही आती है और साथ में आपका ओम से शुरू और ओम से विराम अपने शब्दों को देना और हमारा नर्मदापुरम मुझे लगता है दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम ही बनना चाहिए, हमारा नर्मदापुरम, और हमारे योगाहार में तो बना हुआ है। साथ में मैं आदरणीय कुशवाहा जी से निवेदन करता हूँ कि वो बात रखना चाह रहे हैं और जब दादू जी बोल रहे हो तो फिर आपका स्वाभाविक तौर पे जी, आपसे ही ऊर्जा हमें प्राप्त हो। तत्पश्चात हम आदरणीय गणेश सिंह आर्य जी तक पहुँचे। जी, मैं दादू के ही शब्दों को दोहराऊंगा, सदन को नमन। ये जो है कोटेशन वाक्य बन चुका है हमारी ये कक्षा का दादू जी की वाणी में, और हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल जी इस शब्द को बार बार दोहराते हैं आनंद के लिए, मनोविनोद के लिए, एक सम्मान के रूप में भी, और दादू को याद करने के लिए। और आज दो ही व्यक्तित्व दैदीप्यमान हो रहे हैं। एक तो आदरणीय दिनेश सेमवाल जी जो साधु संत वेश में हैं, पूरे सन्यासी लग रहे हैं, और दूसरे सन्यासी दादू तो हैं ही, लेकिन कई बार विषय अपने आप प्रभावमान हो जाता है। आज एक तरह से दादू ही केंद्र बिंदु हो गए हैं और बुजुर्गों का सम्मान, अपने श्रेष्ठ जनों का, वरिष्ठ जनों का आदर सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है और एक तरह से स्वतः रूप में अपने आप इसको ऑटोमेटिक कहते हैं। आज एक सम्मान हो गया एक तरह से दादू का, हमारे मेहरा जी का सम्मान हो गया और ये क्लास एक तरह से इन्हीं को समर्पित हो गई। इनका जो जीवन है, किस तरह से ये शिक्षक भी हैं, कृषक भी हैं और कई विधाएं हैं, और मैं तो कहता हूँ ये सर्वगुण संपन्न है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम किसी किसानी, खेती, अन्य जैविक खेती बात करते हैं तो उसमें प्रश्न होते हैं। हाँ, देखिए अपने आप प्रश्न वहां नहीं गए हैं, प्रश्न दादू के जीवन पर गए हैं। सभी की जिज्ञासा दादू का जो जीवन है, जीवन जीने की कला है, जो दिनचर्या है, उनका स्वभाव है, उनका व्यवहार है, और सब चीजें पर केंद्रित हो गया है उनका आज का संवाद, आज की वार्ता, आज की बात। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि ये योग कक्षा रोज कोई ना कोई इतिहास बनाती है। आज का इतिहास यही है, दादू के इतिहास पर उनके द्वारा संस्मरण के रूप में चर्चा होना और उससे लोगों को प्रेरणा लेना। संस्मरण इसलिए होता है कि हम प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं कि आपने जो जीवन जिया वो कैसे आप इतने बढ़िया हैं। और मैं भी इनके बारे में यदि चर्चा करने लगूँ तो चूंकि टाइम हो गया है, 5 मिनट ही बचे हैं, मेरा व्यक्तिगत संपर्क 2 बार का है कम से कम। इनकी जो मृदुभाषता है, व्यवहार कुशलता है, मिलनसारिता है, ये अद्भुत है। वो शायद वर्मा जी बता चुके हैं और मेरा अनुभव है ही है टारसी का, यहाँ का, हरिद्वार का भी। वाकई में बालपन है इनके अंदर, कोई विशेष गंभीरता नहीं है, सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं आसपास नहीं है, तो बहुत खुशी की बात, अच्छी बात है। और ये खुली किताब होते हैं बुजुर्ग, तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस किताब को पढ़ लें। अब खुली किताब के बाद ना पढ़ पाए तो फिर हमारा दोष है। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा, इन्होंने अपने बारे में बताया पूरा, और उसके बाद मुझे भी अवसर दिया। तो आप सभी को, आदरणीय दादू को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह अपने जीवन से हमको मार्गदर्शन देते रहें। ओम प्रणाम। जी आदरणीय, आपने जो बातें कही हैं वो वास्तव में प्रेरणादायक बातें हैं और आदरणीय दादू जी से सीखने वाली बातें हैं।
और मुझे भी सौभाग्य मिला 2 बार प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन करने का। और जब भी दोनों बार यही प्रेरणा मिली कि मैं सभी कार्य छोड़ कर के आपके पास आऊँ और कुछ समय नर्मदा किनारे बिताऊँ, ऐसे मन में है। आपके संरक्षण में हम कभी भगवान ने ये प्रेरणा दी जल्दी ही तो हम ये कार्य संपन्न कर पाएँ, ऐसे मन में इच्छा है। और आज जबकि समय हो रहा है, मैं आदरणीय बने सिंह आर्य जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रख कर के आज की हमारी योग शिक्षक, आज के हमारे मुख्य वक्ता और सभी का धन्यवाद करें। आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम। सदन के सभी मानवों को मेरा प्रणाम। जिस सर के ऊपर बुजुर्गों का हाथ होता है वह बहुत खुश नसीब होते हैं, और हम सदन के सभी लोग खुश नसीब हैं जो हमारे सर पे बुजुर्गों का हाथ है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के शरण में रहेंगे तो जीवन में कोई बाधाएं और संकट नहीं आएगा, क्योंकि वो उनको पूर्ण अनुभव होता है जीवन की यात्रा का। तो आपके जीवन में आपने अभी तक क्या किया और हम उस रास्ते के ऊपर ना जाएं, ऐसा मार्गदर्शन आप करें। हम आज के वर्तमान में आधुनिक विज्ञान में हम किस प्रकार का भोजन करें, कैसी शिक्षा हम ग्रहण करें और किस पद चिन्हों पर चलें, जैसे आपकी उम्र तक हम भी पहुंच पाएं, ऐसा एक आशा करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें। जी जी ओम। देखिए, मैं तो इस संबंध में कोई बहुत अच्छी जानकारी मेरे पास नहीं है, पर हमारे योगाहार में बहुत पहले इस संबंध में बहुत चर्चा हुई है। आप पहले से जुड़े हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। क्योंकि जो एक बहन जी जुड़ी थी अपने वहाँ से पूना से, उन्होंने तो यहाँ तक निवेदन किया था कि जहाँ से उत्पन्न होके अनारा उनको भी हम आभार प्रदान करें, और जिसने बेचा है उसका भी करें, और जो बना रहा है उसका भी करें। तो सबसे पहले तो यही है कि हम ग्रहण कर रहे हैं उसको जो है एक परमालय जी हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने भोजन पर बहुत चर्चा की है। आदरणीय परमालय जी जो है महू के रहने वाले हैं, और वो एक इस पे बहुत अच्छा उनका एक शिविर भी लगता है। उस शिविर में यदि आप जाएंगे तो बिना बहुत कम तेल से बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। उनका बहुत नाश्ता भी दिव्य होता है, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। जितना संभव हो सके उतना सस्ते से सस्ते मूंगफली से लेके नारियल तक कुछ थोड़ी चीज़ें जोड़ लें नाश्ते में। अभी सबसे बढ़िया मैं जो कर रहा हूँ वो तो गेहूं का दलिया और गुड़, ये मेरा सुबह का नाश्ता है भैया। और जो सबको भोजन मिलता है वो भोजन मैं भी करता हूँ। कोई मेरे पास कहीं से कोई चीज़ें आती नहीं है। पर आपको यदि बहुत मतलब जहां तक हो सके बाजार की चीजों से बचो, अपने घर में जो है उसको खाओ। उसमें गुड़ ले लो, छाछ अपने पास है तो सुबह छाछ पी लो, दोपहर में दही खा लो, और शाम को जो है यदि हो सके तो हल्दी के साथ दूध पी लो, संभव है तो। बस और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। योग करो, मस्त रहो। जितने खुश रहोगे उतना आप अच्छे रहोगे। बस इतना ही कहना जी हो। जी, जी। हाँ, हाँ। और कुल मिलाकर संदेश वही रहेगा आज का कि योग करो और योग करो और गुड़ खाओ। और ये आनंद का भोजन है, ये आनंद का प्रसाद है, जो आज आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने दिया है आज के सूत्र के रूप में। हालाँकि आज हैंड रेज़ बहुत अब समय जब हो रहा है उसके बाद हैंड रेज़ हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक हैंड रेज़ पहले आदरणीय प्रणाली जी का हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप संक्षिप्त में बात रखें। जी, जी। ओम। सदन को सादर प्रणाम, वंदन, और दादू जी को शत शत नमन। आप एक शिक्षक, राष्ट्र के सच्चे उद्धारक हो। यही मुझे बोलना है। शिक्षक क्या है और शिक्षक को क्या करना है, ये हमें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक पहले समाज का निर्माण करे। ये जो वाक्य है वो आपकी जीवनी देख के सच सच दिखा रहा है, इसलिए मुझे बोलना आया।
मुझे तो ज़्यादा बोलना था, लेकिन वक्त की सूची आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ और आपको पुनः आपके कार्य को आदर्शवत मानकर प्रणाम करती हूँ। ओम। जी, धन्यवाद। दिनेश सर, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर आप 2 मिनट लीजिएगा। पहले मिनट अपनी बात रख करके और दूसरा मिनट आदरणीय दादू जी का और आदरणीय शिक्षक जी का योग शिक्षक जी का धन्यवाद। जी जी, मेरे पिताजी एक कविता दादू के लिए देना चाहते हैं, प्लीज। जी, स्वागत। सदन को नमस्कार। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, थोड़ा वीडियो भी चालू करिए अपना। कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में कहते हैं आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, आदमी रिटायर हो जाता है। गवर्नमेंट सर्विस में कहते हैं आदमी रिटायर हो जाता है और अपने को अकर्मण्य और कैमरा अमान्य खोले। मानने लगता है, अपने को अकर्मण्य और अमान्य मानने लगता है। सुनाई पड़ रहा है भाई साहब? जी जी, सुनाई दे रहा है। हम आपको देख पा इसलिए आप वीडियो भी चालू करिए, कैमरा ऑन करिए। कैमरा भी ऑन करिए। अच्छा अच्छा, करते हैं साहब। जी, कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में आदमी रिटायर हो जाता है और अपने आप को अकर्मठ और अमान्य मानने लगता है। तो आइए हमारे और अपने को अकर्मठ मानने, तो आइए हमारे दादू से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लीजिए और उनका जीवन जैसे बीता है उस तरीके को थोड़ा सा अपना लीजिए। न उन्होंने अपने को कभी रिटायर माना है, हमेशा अपने को उपयोगी ही माना है और आज भी सबको उपयोगी शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए वे हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जी ओम जी। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आदरणीय वर्मा जी से निवेदन है कि आज दादू जी के लिए और आज के योग शिक्षक जी के लिए और सदन के लिए जी आप आभार शब्द व्यक्त करना है। जी जी, आज का सदन बहुत विशिष्ट रहा है और पहले मैं जो अपना योग कराया उनका भी बहुत बहुत आभार है। आज उन्होंने पूरे तन मन धन से योग कराया। कैसे योग कराते हैं, एक एक 3-3 योग उन्होंने एक एक विधि में कराए और मैं दादू का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आज उन्होंने अपनी जो एक योगाहार की जो यात्रा है उसका चित्रण दिया और उसके जो उसका जो चित्रण में दिनेश सर जी ने जो जिस तरीके से बातों को रखा उनका भी बहुत आभार है। और आज हमारे जितने भी सदस्य जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए अतिथि के साथ फिर मिलेंगे। जी ओम, प्रणाम। जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ ये कि आदरणीय दादू जी का जीवन ही योगाहार है और इन शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कल पुनः मिलते हैं। जी, सादर प्रणाम। ओम। दादू जी, ओम प्रणाम। ओम मेरा भी प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। सभी को नमस्ते जी, प्रणाम सभी। जी ओम।